क्लास 11th हिंदी क्वेश्चन बैंक और आज हम पढ़ेंगे इकाई 5। इकाई 5 जो है उसमें से टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 1 अंक के 5 और 2 अंक का 1। तो हम इस वीडियो में 2 अंक के सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। इकाई 5 जो है हमारी, उसमें टोटल 23 क्वेश्चन है जिसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हमारी जो इकाई 5 है वो वितान भाग में से ली गई है, तो इसमें सारे जो क्वेश्चन है वो वितान के ही है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिल्वर वेडिंग का आयोजन क्यों हुआ था। तो 6 फरवरी सन 1947 को यशोधर बाबू की शादी हुई थी। यशोधर बाबू की शादी के 25 वर्ष पूरे होने की खुशी में सिल्वर वेडिंग का आयोजन किया गया था। अगला है, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशन दा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मेरे जीवन पर मेरे बड़े भाई साहब का प्रभाव है। वे बड़े ही शिक्षाविद हैं। उन्होंने हर परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। उन्होंने कोई विषयों को गहन ज्ञान है। परिवार वाले उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, परंतु उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने शिक्षक बनना स्वीकार किया। आज वे विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं। उनके विचार व कार्यशैली ने मुझे प्रभावित किया। मैंने निर्णय किया कि मुझे भी उनकी तरह मेहनत करके आगे बढ़ना है। मैंने पढ़ाई में मेहनत की तथा अच्छे अंक प्राप्त किए। मैंने स्कूल की सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेना शुरू कर दिया। कई प्रतियोगिताओं में मुझे इनाम भी मिले। मेरे अध्यापक प्रसन्न हैं। मैं बड़े भाई की सरलता व सादगी से बहुत प्रभावित हूँ। अगला है कि जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुँचे तो उनकी दशा कैसी थी। सब्जी लेकर यशोधर बाबू अपने घर पहुँचे। वहाँ एक तख्ती पर लिखा था, बाई डी पंथ। उन्हें पहले गलत जगह आने का धोखा हुआ। घर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिलें थी तथा लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागजों की झालरें व गुब्बारे लटक रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को कार में बैठे किसी साहब से हाथ मिलाते देखा। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी व बेटी को बरामदे में खड़ा देखा, जो कुछ मेम सावों को विदा कर रही थी। लड़की जीन्स व बगैर वहाँ का टॉप पहने हुए थी। पत्नी ने होठों पर लाली व बालों में खिजाब लगाया हुआ था। यशोधर को यह सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। यशोधर बाबू किससे जुड़े थे और क्यों। यशोधर बाबू बचपन में ही माता पिता के देहांत हो जाने की वजह से जिम्मेदारियों के बोझ से लद गए थे। वे सदैव पुराने लोगों के बीच में रहे पले बड़े, अतः वे उन परंपराओं को छोड़ नहीं सकते थे। यशोधर बाबू अपने आदर्श किशन दा से अधिक प्रभावित थे और आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध थे। यशोधर बाबू की पत्नी अपने बच्चों का साथ क्यों देती थी। यशोधर बाबू अपने आदर्श किशन दा से प्रभावित थे और आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं, जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के आधुनिक दृष्टिकोण से प्रभावित थी। वे बेटे के कहे अनुसार नए कपड़े पहनती हैं और बेटों को किसी मामले में दखल नहीं करती थी। अपने आसपास के सुविधाजनक और असुविधाजनक साधनों के बारे में लिखिए। इन साधनों को बुजुर्ग क्यों पसंद नहीं करते। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदलना ही समय की पहचान है। आज घर का परिवेश बिल्कुल बदल चुका है। एकल परिवार प्रणाली प्रचलन में आ चुकी है। यद्यपि यह सुविधाजनक है, किंतु इसके बुरे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। विद्यालय आज आधुनिक रूप धारण कर चुके हैं, लेकिन यह स्वरूप बुजुर्गों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। कारण स्पष्ट है कि आधुनिकता के नाम पर इन विद्यालयों में पाश्चात्य संस्कृति का खुलकर समर्थन किया जा रहा है। शिक्षा और परिवार में परिवर्तन के नाम पर संस्कृति का परित्याग होता जा रहा है।
यशोधर बाबू ने किशनदास से जिन जीवन मूल्यों को पाया था वह आपके लिए भी कैसे उपयोगी हो सकते हैं। यशोधर बाबू ने किशनदास से अनेक जीवन मूल्यों को पाया था। वह किशनदा के व्यक्तित्व से बेहद प्रभावित थे और उन्होंने किशनदा के कई गुणों को अपनाया, जैसे कि ऑफिस में काम काज मन लगाकर करना, अपने सहयोगियों के साथ प्रेम व आत्मीयता के संबंध कायम रखना, सुबह सुबह टहलने की आदत डालना, पहनने ओढ़ने का शालीन तरीका अपनाना, किराए के मकान में रहना और रिटायर हो जाने पर गांव वापस चले जाना, हमेशा मुस्कुराना आदि जैसे जीवन मूल्यों को उन्होंने किशनदास से सीखा और उन्हें अपने जीवन में उतारा। हम भी ऐसे ही जीवन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे, क्योंकि ये सारे जीवन मूल्य सर्वोत्तम सद्गुण हैं और सद्गुणों से परिपूर्ण जीवन ही सार्थक और श्रेष्ठ जीवन है। अगला है यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। तो यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग नामक कहानी के मुख्य पात्र व कहानी के नायक हैं। कहानी में लेखक ने यशोधर पंत के पूरे जीवन पर प्रकाश डाला है। यशोधर बाबू का बालपन। बचपन में यशोधर बाबू माता पिता के देहांत हो गया था, तब वे अपनी विधवा बुआ के पास रहने लगे। उन्होंने अल्मोड़ा के रेमजे स्कूल से मैट्रिक पास किया। इस प्रकार उनका बाल्यकाल कठिनाइयों व अभावों पर व्यतीत हुआ। कुमाई संस्कृति के पोषक मैट्रिक पास कर जब वे दिल्ली आए तो उनका समर्थन कृष्णानंद पांडे से हुआ, जिन्हें वे बड़े भाई के नाते किशनदा कहते थे। वे कट्टर कुमाऊनी पंडित थे, इसलिए कुमाऊं संस्कृति उनके रंग राग में समा गई थी, जिसको वे मृत्यु पर्यंत छोड़ न सके। किशनदा के पट्ट शिष्य यशोधर बाबू जब दिल्ली आए तो किशनदा के क्वार्टर में रहने लगे। धीरे धीरे वे किशनदा के प्रिय बन गए। किशनदा ने उनकी नौकरी लगवाई। उनके रिटायर होने के बाद तथा उनकी मृत्यु के बाद भी वे उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते रहे। परंपरावादी किशनदा की संगति ने यशोधर बाबू को परंपरावादी बना दिया। वे उन्हीं की भांति पूजा पाठ भजन आदि करने लगे। द्वंद्वग्रस्त व्यक्तित्व। यशोधर बाबू प्राचीन और आधुनिक संस्कृति के द्वंद्व से ग्रस्त व्यक्ति के रूप में उभरे। फ्रिज के संबंध में यशोधर बाबू के क्या विचार हैं। यशोधर बाबू का बड़ा बेटा भूषण उनके क्वार्टर को अपना घर बना लेता है। वह इस क्वार्टर में घर की सभी चीज़ें जैसे फ्रिज आदि लेकर आता है। यशोधर बाबू को यह खुशी है कि आज उसके घर में सभी सुविधाएं हैं, परंतु भूषण का यह अत्यधिक खर्च उसको अच्छा नहीं लगता। सौंदलगेकर के अध्यापन की दो विशेषताएं लिखिए जिन्होंने लेखक के मन में कविता के प्रति रुचि जगाई। सौंदलगेकर का अध्यापन। सौंदलगेकर एक योग अध्यापक थे। वे कक्षा में पढ़ाते समय कविता पाठ में रम जाते थे। वे गाकर कविता पाठ करते थे। उनका गला सुरीला था, उसमें छंद की बढ़िया चाल थी और उसके साथ ही रसिकता थी। वे पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ अंग्रेजी कविताएं भी सुनाते थे। उनमें श्रोता छात्रों को भाव विभोर कर देना की अनुपम क्षमता थी। सौंदलगेकर का काव्य विषय ज्ञान। मास्टर सौंदलगेकर जब अभिनय करते हुए अपने मधुर कंठ से कविता पाठ करते थे तब छात्र मंत्रमुग्ध से हो जाते थे। उन्हें छंदों की लय, गति, ताल की अच्छी समझ थी। वे बीच बीच में अन्य कवियों की रचनाएं तथा उनके साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण भी सुनाते थे। इसके बाद है कविता लिखने के बाद लेखक किसे अपनी कविता सुनाते थे। तो कविता लिखने के बाद लेखक किशनदा को अपनी कविता सुनाते थे। जूझ कहानी के प्रमुख पात्र की दो विशेषताएं लिखिए। जूझ कहानी के प्रमुख पात्र आनंदा के स्वभाव की दो विशेषताएं। उसे जब अकेलेपन में कोई ऊब नहीं होती थी उसे अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती थी। वह अपने आप से
खेलना सीख गया था। पहले से उलट वह अकेला रहना अच्छा पहले से उल्टा वह उसको अकेले रहने में अच्छा लगता था। अकेले रहने से उसे ऊंची आवाज़, कविता गाने, अभिनय करने या नाचने की स्वतंत्रता का अनुभव होता था, जो उसे असीम आनंद से भर देते थे। उसे ऐसा लगता था कि कोई ना कोई हमेशा साथ में रहना चाहिए। उसे किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। कवि के प्रति लगाव के बाद उसे अकेलेपन में भी ऊब नहीं होती थी। वह स्वयं से खेलना सीख गया था। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन दिया है वो ये है कि जूझ कहानी के लेखक के जीवन संघर्ष के बिंदुओं पर प्रकाश डालिए जो आपके लिए प्रेरणादायी हो। खेती के काम में जूझ। लेखक अभी बच्चे ही थे, लेकिन उसे खेत में पानी डालना, फसल काटना, पशुओं को चराना आदि सभी कामों करने पड़ते थे। इस कारण वह पांचवी में फेल हो गया था। उसका स्कूल जाना बंद करा दिया गया था। अब तो वह दिन रात खेती के काम की चक्की में पिसता रहता था। पढ़ाई जारी रखने के लिए जूझ लेखक पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके पिता उसको पढ़ाना नहीं चाहते थे। अपनी पढ़ाई को दोबारा शुरू करने के लिए उसको काफ़ी जूझना पड़ा। अपनी माँ और दत्ता जी राव के समर्थन से उसे पुनः पढ़ने का अवसर मिला। स्कूल में बच्चों से जूझ। जब वह स्कूल गया तो वहाँ उसका मजाक उड़ाते थे। उन परिस्थितियों का भी उसने भली भांति सामना किया। पढ़ाई में जूझ। स्कूल में पढ़ाई करते समय उसको काफ़ी जूझना पड़ता था। वह सुबह से 11 बजे तक खेती का काम करता था। शाम को छुट्टी के बाद भी उसको खेती में ही जाना पड़ता था। अगला है जूझ शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। शीर्षक का तात्पर्य। जूझ का अर्थ होता है युद्ध अथवा लड़ाई। जब व्यक्ति किसी परिस्थिति, व्यक्ति या समस्याओं से जूझता है तो उस समस्या व परिस्थिति से उसकी एक प्रकार से क्वेश्चन है कि जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए स्पष्ट करें कि क्या ये शीर्षक नायक के केंद्रीय किसी चारित्रिक। तो हमारा क्वेश्चन था कि जूझ शीर्षक का औचित्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका आंसर कि शीर्षक किसी भी रचना के मुख्य भाव को व्यक्त करता है। इस पाठ का शीर्षक जूझ पूरे अध्याय में व्याप्त है। जूझ का अर्थ है संघर्ष। इसमें कथानायक आनंद ने पाठशाला जाने के लिए संघर्ष किया। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गवाई जीवन के खुरदुरे यथार्थ व परिवेश को विश्वसनीय ढंग से व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त आनंद की माँ भी अपने स्तर पर संघर्ष करती है। लेखक के संघर्ष में उसकी माँ देसाई सरकार, मराठी व गणित के अध्यापक ने सहयोग दिया, अतः यह शीर्षक सर्वदा उपयुक्त है। यहाँ तक का आप आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या आपने कभी कविताएं लिखी और यदि हाँ तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। तो हाँ, हमने कविता लिखी और इसकी प्रेरणा हमें हमारे शिक्षक से मिली। अगला क्वेश्चन है कि जूझ कहानी के आधार पर आपको कौन कौन से जीवन मूल्य ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जूझ कहानी में किशोर युवक के संघर्ष को व्यक्त किया गया है। यह संघर्ष आधुनिक युवाओं को प्रेरणा दे सकता है जो कि निम्नलिखित है। दूरदर्शिता। कहानी का नायक आनंद दूरदर्शी है। वह किशोर अवस्था में ही पढ़ाई के महत्व को समझ गया था। उसे पता था कि खेती में ज़्यादा आमदनी नहीं है। वह नौकरी या व्यवसाय का महत्व समझ गया था। दूसरा आएगा मेहनती। आनंद बेहद मेहनती था। वह खेत में कठोर मेहनत करता था तथा पढ़ाई में भी अव्वल था। यह प्रेरणा नए युवा ले सकते हैं। अगला है संघर्षशीलता। आधुनिक किशोर किशोरियाँ कम संघर्ष से सफलता अधिक चाहते हैं। आनंदा ने पढ़ाई, खेती, स्कूल, समाज हर जगह प्रतिकूल परिस्थितियों होते हुए भी सफलता पाई। उसको संघर्ष प्रेरक है। अभ्यास। आनंदा पढ़ाई में बेहद ध्यान देता था। कविता का अभ्यास यह भैंस की पीठ पर, पत्थर पर, खेतों में हर जगह करता था। गणित में भी वह बेहद होशियार था। नए विद्यार्थी अभ्यास का
पार्ट ले सकते हैं। इसके जो कुछ क्वेश्चन बच गए हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।